आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 2019 का। हम सॉल्व करेंगे हमारा PYQ एक्सप्लेन्ड के साथ आपके रिसर्च वाले। ठीक है, आपके रिसर्च के जितने भी पैराग्राफ्स हैं, 2 पैराग्राफ्स आए थे आपके 2019 में, तो वो यहाँ पर सॉल्व करेंगे आपकी मदद के लिए, क्योंकि आप लोग तो खुद से मदद करते नहीं हैं, समझते नहीं है चीजों को। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम देखने वाले हैं 2019 के ये 10 सवाल। आप इनको जो है जहां समझ में नहीं आ रहा उनको आप समझेंगे, उनको आप नोट डाउन करेंगे, और आगे भविष्य में इस प्रकार की गलती ना हो, आपसे इस प्रकार के सवाल बन जाए उनको समझें। और उसी के साथ साथ जो आपको रिसर्च सीरीज कराई गई है उसको अगर आप अच्छे से देखेंगे तो आपके लिए यहाँ के सवाल आसान हो जाएंगे। ठीक है, रिसर्च प्लस टेस्टिंग के सवाल होंगे यहाँ पर, तो दोनों आपने देखा है तो आपके लिए और अधिक यहाँ पर आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इनको देखिए, इनको देखने के बाद इनको आप बार बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा, तब जाके आपको इस प्रकार के सवाल आप सॉल्व कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। चलिए सवाल को देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। अ साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू डेवलप एन अचीवमेंट टेस्ट इन केमिस्ट्री फॉर एसएसटी स्टूडेंट्स ऑफ सेंट्रल स्कूल। फॉर दिस पर्पस, सबसे पहले जब भी आपको पैराग्राफ मिले आपको क्या करना है, 1 मिनट 2 मिनट लेके आपको उसको आराम से पढ़ना है। ही रोट 110 आइटम्स हैविंग मल्टीपल चॉइस फॉर्मेट। किस फॉर्मेट में है? एमसीक्यू फॉर्मेट में है। He administered this draft version to a sample of 300 subjects. Item analysis was carried out by computing item remainder correlation. ठीक है, item remainder correlation. The item analysis retained 80 items. The 80 item version was administered to a fresh sample of 400 subjects, which yielded a mean of 40 and standard deviation of 8. The scores were found to be normally distributed. Cronbach alpha for 80 item version was found to be 0.94. The psychologist also computed odd-even reliability and Cooder-Richardson reliability for this version. On this version, one of the subject Manas had a score of 32. Since the 80-item version was considered long for administration, two forms, Form A and Form B, were prepared for randomly assigning 40 items to each form. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहा है इसको देखते हैं एक बार यहाँ पर हिंदी में, इंग्लिश वाले इसको यहाँ पर देख लें। ठीक है, एक मनोविज्ञानी केंद्रीय विद्यालयों के एसएससी छात्रों के लिए रसायन विज्ञान में एक लब्धि परीक्षण तैयार करना चाहता था। मतलब जहां जो रिसर्चर है, टेस्टर है, क्या बनाना चाह रहा है? एक टेस्ट बनाना चाह रहा है। इस उद्देश्य से उसने 110 मदें लिखी। इनिशियली कितनी लिखी गई थी? वहां पर 110 लिखी गई थी, आपको बताया था। इसके बाद हम किसका इस्तेमाल करते हैं? आइटम एनालिसिस का। प्रत्येक मद में 4 विकल्प थे। कितने थे? 4 विकल्प थे, जिनमें से एक विकल्प सही था। आंसर केवल एक ही के सही थे। उसने इस प्रारंभिक प्रारूप को 300 विषयों के प्रतिदर्श पर लागू किया। सैंपल 300 था। मद शेष संबंधों की गणना द्वारा मद विश्लेषण किया गया। मद विश्लेषण ने 80 मदों को बनाए रखा। अब 110 से कितने हो गए आइटम्स? 80 आइटम्स हो गए। 80 मदों के प्रारूप को 400 विषयों के एक नए प्रतिदर्श पर लागू किया गया, जिसमें 40 का मध्यमान और 8 का मानक विचलन उत्पन्न हुआ। प्राप्तांकों के सामान्य रूप से वितरित पाया गया। 80 मदों के प्रारूप के लिए क्रोनबाक अल्फा 0.94 मिला। ठीक है, 0.94 क्या है मिला हमको यहाँ पर? क्रोनबाक अल्फा मिला, जो कि कैसा होता है? जो कि अच्छा होता है ना। मनोवैज्ञानिक ने इस प्रारूप के लिए सम विषम विश्वसनीयता, ये कौन सी है? सम विषम वाली, और कूडर रिचर्डसन स्प्लिट हाफ, ठीक है, और कूडर रिचर्डसन विश्वसनीयता की भी गणना की। एक विषयी मानस ने इस प्रारूप में 32 अंक प्राप्त किए। चूंकि 80 मद का प्रारूप लागू करने हेतु लंबा माना गया, इसलिए 2 फॉर्म ए और फॉर्म बी तैयार किए गए। प्रत्येक फॉर्म में यादृच्छिक रूप से 40 मदें डालकर किया गया। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर। 110 मदें स्टार्टिंग में थी। आइटम एनालिसिस के बाद कितनी बची यहाँ पर? अब बची 80। किस टाइप की है? एमसीक्यू टाइप की है। ठीक है, एमसीक्यू टाइप की है, इसका मतलब कितने आंसर होंगे उसमें? एक ही आंसर सही होगा और एक क्या होगा? एक रॉन्ग होगा। मतलब एक ट्रू होगा और बाकी जो भी होगा फॉल्स होंगे। तो इस प्रकार के हमको क्या कहते हैं? इसको, इस प्रकार के आइटम्स को हम कहते हैं क्या? डाइकोटोमस। कैसे कहते हैं? डाइकोटोमस कहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास क्या है, कितने भी ऑप्शंस हो, भले ही यहाँ पर 10 ऑप्शंस क्यों ना हो, आंसर केवल अगर एक का ही सही है तो वो किस प्रकार का मद होगा? वो एक द्विपंक्तिक या फिर डाइकोटोमस आइटम यहाँ पर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। डाइकोटोमस क्या होता है? डाइकोटोमस आइटम कब है? जब आपके पास क्या दिया है, प्रत्येक मद में 4 विकल्प थे, जिनमें से एक विकल्प सही था। जब भी एक आंसर सही होगा, किस टाइप का होगा आइटम? डाइकोटोमस होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए करेक्ट ऑप्शन अगर 2 है उसमें, तो डाइकोटोमस नहीं होगा। इसका आपको ध्यान रखना है। अगर एक ही ऑप्शन सही है, बाकी 3 गलत हैं या 4 गलत हैं या 5 गलत हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पर किस प्रकार का आइटम होगा। यहाँ पर ये आपका डाइकोटोमस आइटम ही होगा हमेशा। ठीक है, इसको आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए क्या बनाया, 40 का मीडियन बनाया उसने मध्यमान, और 8 का मानक विचलन था यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते चलिए सवालों को हम यहाँ पर क्या बोल रहा है। यहाँ पर
सवाल बोल रहा है मध्य शेष सहसंबंधों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध उपयुक्त होगा। यहाँ क्या बोल रहा है, फॉर कंप्यूटिंग आइटम रिमाइंडर कोरिलेशंस विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोरिलेशंस वुड बी सुटेबल। पहले भी बताया हुआ है कई बार ये बात, ठीक है। क्या जब भी आपका आइटम रिमाइंडर होगा क्या आएगा आंसर, आपका पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन होगा वहां पर आंसर, ठीक है। क्या आंसर होगा वहां पर, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन वहां पर आंसर होगा। और पॉइंट बाय सीरियल क्यों होता है, इसका उत्तर कहाँ मिलेगा आपको, रिसर्च सीरीज में जहां पे आप पढ़ रहे थे कोरिलेशन के बारे में, पूरी वहां पे व्याख्या मिल जाएगी पॉइंट बाय सीरियल क्या होता है, ठीक है। अगर आप भूल चुके हैं तो जाके रिवाइज करना पड़ेगा, रिविजन के अलावा कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन क्या है, आपका कैसे मदद करता है आपके आइटम रिमाइंडर में। आपको एक बात ध्यान रखिए, इसको आप रट लीजिए, याद कर लीजिए, अच्छे से समझ जाइए। आइटम रिमाइंडर की जब भी हम बात करेंगे, यानी आइटम जो बच जा रहा है मध्यशेष, और आइटम टोटल, ठीक है, आइटम टोटल, आइटम रिमाइंडर और आइटम टोटल जब भी हम कैलकुलेट करेंगे, कंप्यूट करना होगा, हम किसका इस्तेमाल करेंगे, हम पॉइंट बाय सीरियल का इस्तेमाल करते हैं। आइटम रिमाइंडर, आइटम टोटल के लिए हम किसका इस्तेमाल करेंगे, पॉइंट बाय सीरियल का इस्तेमाल करेंगे हमेशा, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। उसी के साथ साथ एक और चीज आपको बताई गई थी पहले भी, जब भी क्या हो आपके पास इंटर आइटम हो, है ना, इंटर आइटम कोरिलेशन मतलब आइटम नंबर 1 और आइटम नंबर 2 के मध्य जो यहाँ पर कोरिलेशन है, इसके लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम इंटर आइटम के लिए, अंतर मदों के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हम इस्तेमाल करते हैं फाई कोएफिशिएंट का, ठीक है। किसका इस्तेमाल करते हैं हम फाई कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे। अब फाई कोएफिशिएंट क्या है, इसको जानने के लिए क्या देखना होगा हमको, रिसर्च सीरीज हमको अच्छे से देखनी होगी, अच्छे से रिवाइज करना होगा, ठीक है। फाई कोएफिशिएंट इंटर आइटम के लिए और आइटम रिमाइंडर के लिए और आइटम टोटल के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, हम पॉइंट बाय सीरियल का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं आप, आइटम रिमाइंडर, आइटम टोटल, और ये आपका पी, है ना, आईटीपी पीटीआई जैसे भी आपको याद रखना है, आईटीपी ऐसे रखिए, आइटम टोटल और आइटम रिमाइंडर के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे आप पॉइंट बाय सीरियल का इस्तेमाल करेंगे। और इसी के साथ आप इंटर आइटम के लिए, इंटर आइटम के लिए इस्तेमाल करेंगे आईआईपी, इसको याद रखना ज्यादा इजी है, ठीक है। इंटर आइटम के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं आप, पॉइंट सॉरी फाई कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करेंगे, okay, दोनों पीपी है यहाँ पे क्या, ठीक है। तो जैसा भी आपको याद रखना है, जो भी निमोनिक आपको बनाना है आप बना सकते हैं उसको। इंटर आइटम के लिए फाई कोएफिशिएंट होगा हमेशा, आइटम रिमाइंडर आइटम टोटल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम, पॉइंट बाय सीरियल कोरिलेशन का। अब देख लीजिएगा वहां पर पॉइंट कोरिलेशन दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है आप ऑप्शन के अंदर, ठीक है। तो ये रहा आपका पहला सवाल, आंसर क्या है इसका, पॉइंट बाय सीरियल। फॉर कंप्यूटिंग आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन किसका इस्तेमाल करेंगे हम, पॉइंट बाय सीरियल का। फाई कोएफिशिएंट कब होता, जब यहाँ पे क्या लिखा होता, यहाँ पे लिखा होता इंटर आइटम या इंटर आइटम, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। यहाँ पे देखिए क्या बोला है, बोल रहे हैं इन द अबव स्टडी द साइकोलॉजिस्ट कंप्यूटेड 3 रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट। यहाँ पे देखिए आपको बता रहा है ये भी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है, ये भी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है और ये भी रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है, ठीक है। ये तीनों क्या है, ये तीनों ही क्या है आपके रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है। ये समझ में आ गया आपको, ओके। चलिए स्प्लिट हाफ देखिए, क्रोनबाक अल्फा और कूडर रिचर्डसन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके आईसीआर के अंदर आते हैं, यानी कि आंतरिक निरंतरता विश्वसनीयता के अंदर, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी के अंदर आते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको ये तो मालूम है, देखिए पिछले लेक्चर्स के माध्यम से क्रोनबाक अल्फा और कूडर रिचर्डसन सेम निकलता है, आंसर तो आपको मालूम है ए और सी है इसका आंसर, ठीक है। ए एंड सी वुड बी द सेम बट बी कैन बी डिफरेंट। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे वजह क्या है, वजह यहाँ पर ये है कि आइटम्स कैसे हैं, आइटम आपके डाइकोटोमस है। कैसे आइटम्स है, डाइकोटोमस आइटम्स है, द्विपंक्तिक यहाँ पर आपके मद है। तो जब भी इस प्रकार के डाइकोटोमस आइटम्स होंगे, आपका क्रोनबाक अल्फा की वैल्यू आपके इसकी वैल्यू सेम होगी। यहाँ पर कितनी दी हुई है, आई गेस 0.94 दी हुई है, ठीक है। तो 0.94 क्रोनबाक अल्फा की भी है और 0.94 किसकी निकलेगी, आपकी केआर रिलायबिलिटी की भी निकलेगी। इसका आपको ध्यान रखना है, जब भी आइटम्स कैसे होंगे आपके, जब भी डाइकोटोमस आइटम्स होंगे, क्रोनबाक अल्फा और कूडर रिचर्डसन क्या होगा यहाँ पर सिमिलर होगा। स्प्लिट हाफ जो है वो अलग अलग हो सकता है, क्योंकि स्प्लिट हाफ में क्या करते हैं हम, एक टेस्ट को 40 है टेस्ट, इसको क्या करते हैं दो भागों में हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ऑड इवन मेथड से या कहीं भी रिसर्च सीरीज में आपने इसको देखा हुआ था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड सी वुड बी द सेम बट बी कैन बी डिफरेंट। उपरोक्त अध्ययन में मनोवैज्ञानिक ने 3 विश्वसनीयता गुणांकों की गणना की, यानी ये तीनों ही क्या है, विश्वसनीयता गुणांक है, रिलायबिलिटी कोएफिशिएंट है। क्रोनबाक अल्फा और कूडर रिचर्डसन विश्वसनीयता गुणांक जो है सेम निकलेगी कब भी, जब भी हमारे पास क्या होंगे, डाइकोटोमस आइटम्स होंगे। स्पीयरमैन वाला, स्पीयरमैन बोल रहे हैं सॉरी, स्प्लिट हाफ वाला जो है अर्धखंडित जो है वो अलग से निकलेगा, ठीक है, ओके। अब देखते हैं हम तीसरा सवाल। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है, अब यहाँ पे बोल रहा है फॉर्म ए के लिए प्रत्याशित क्रोनबाक अल्फा क्या होगा। फॉर्म ए के लिए प्रत्याशित क्रोनबाक अल्फा होगा 0.47, 0.89, 0.62, 0.94। इंग्लिश में क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द क्रोनबाक अल्फा फॉर फॉर्म ए, ठीक है, फॉर्म ए के लिए। तो इसके लिए क्या करना होगा हमको, सबसे पहले पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ना होगा। चलिए यहाँ पर देखिए क्या बोल रहे हैं, क्रोनबाक अल्फा
फॉर 80 आइटम वर्जन वॉज फाउंड टू बी 0.94। कितना है? 0.94। ये है आपका क्या है? ये आपका क्रोनबाक अल्फा है। कई बार इसको ऐसे भी डिनोट करते हैं। क्रोनबाक अल्फा क्या है आपका? 0.94 है। द साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो कंप्यूटेड ऑड इवन रिलायबिलिटी एंड कूडर रिचर्डसन, ठीक है, ये भी निकाल लिया। ऑन दिस वर्जन वन ऑफ द सब्जेक्ट मानस हैड अ स्कोर ऑफ 32। चलिए ठीक है। यहाँ पर देखिए, सिंस द 80 आइटम वर्जन वाज कंसिडर्ड लॉन्ग, अब देखिए 80 आइटम्स देना लॉन्ग है। फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू फॉर्म्स, फॉर्म ए एंड फॉर्म बी, यानी फॉर्म ए बनाया गया और फॉर्म बी, ठीक है, वेयर प्रिपेयर्ड बाय रैंडमली असाइनिंग 40 आइटम्स टू ईच फॉर्म। कितने आइटम्स है यहाँ पे? 40 आइटम, यहाँ पर भी 40 आइटम, यहाँ पर भी। मतलब ये जो नया हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है, फॉर्म ए के बारे में, ठीक है, ए पूछे बी पूछे आंसर वही निकलेगा। यहाँ पर देखिए फॉर्म ए के बारे में पूछ रहा है कि फॉर्म ए की आपकी क्रोनबाक अल्फा कितना हो जाएगा अब, ठीक है। फॉर्म ए के लिए कितने आइटम्स है यहाँ पर? 40 आइटम्स है यहाँ पर, ठीक है। ठीक उसी प्रकार समझ लीजिए कि अगर आपको क्या करना है, शादी है आपकी यहाँ पर, ठीक है, या घर में कुछ पूजा पाठ है, कुछ भी है आपके यहाँ पर, उत्सव है, 80 आइटम आपको लाने हैं, है ना। 80 आइटम को लाने में क्या लगेगा? टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। आपने क्या कर दिया, एक भाई ए को और एक भाई बी को आपने दे दिया आधी आधी चीजों को लाने के लिए, तो क्या होगा यहाँ पर? समय यहाँ पर कम लग जाएगा, है ना। एंड यहाँ पर देखिए आपकी क्रोनबाक अल्फा कितना है यहाँ पर आपका? 0.94 है, ठीक है। मतलब अगर आप किसी को पहले 94 रुपए दे रहे थे, तो क्या आपको लगता है यहाँ पर आप 94 रुपए से ज्यादा देंगे? आपको क्या लगता है बताइएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं सवाल को यहाँ पर। द एक्सपेक्टेड क्रोनबाक अल्फा फॉर फॉर्म ए वुड बी, फॉर्म ए के लिए हमारा एक्सपेक्टेड क्रोनबाक अल्फा क्या होगा? अब यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन में, जिसको अगर हम, आपको मान लीजिए नहीं आता एलिमिनेट, अब आपको ये मालूम पड़ गया कि अगर आपको 94 रुपए आपके पास है, दो लोग को आप देना है, 80 आइटम के लिए आप 94 रुपए दे रहे थे, अब 40 आइटम के लिए क्या करेंगे? 94 तो नहीं देंगे किसी भी एक को, ठीक है। तो यहाँ पे 94 वाला ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि बड़ा है या उसके इक्वल ही है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि हम 4.40.47 है, इसको मार्क कर देते हैं, है ना। इसको आप मार्क कर देंगे या इसको कर देंगे या इसको कर देंगे, ठीक है। तीन ऑप्शन बचते हैं आपके पास। 0.94 तो कहीं से नहीं होगा, ये आपको मालूम पड़ गया है, ठीक है। आप सोचेंगे 94 का आधा 47 होता है लगभग लगभग, तो हम इसको मार्क कर देते हैं, लेकिन आपका आंसर क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसलिए आपको क्या जरूरी है? आपको जरूरी है यहाँ पर फॉर्मूला ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए, अब क्या कर दिया हमने, टेस्ट हमारा पहले कितने आइटम्स थे? पहले 80 आइटम्स थे। अब क्या कर दिया, इनको हमने हाफ कर दिया, ए में एंड बी के अंदर, इसको हमने हाफ कर दिया। तो जब भी हम क्या करेंगे, टेस्ट की लेंथ को हम क्या कर रहे हैं? हाफ कर रहे हैं, उसको हम आधा कर रहे हैं, हाफ्ड, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं? टेस्ट की लंबाई को हमने क्या कर दिया? आधा कर दिया। 80 था तो 40 कर दिया। तो फॉर्मूला क्या होगा आपके क्रोनबाक अल्फा कैलकुलेट करने का? सिंपल फॉर्मूला आपको बता दे रहे हैं यहाँ पे ताकि आपको याद रहे। वो फॉर्मूला रहेगा आपका आर अल्फा अपॉन 2 माइनस आर अल्फा, या फिर इसको ओल्ड अल्फा भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। ये आपका है आर अल्फा यानी ओल्ड अल्फा जो पुराना वाला था, और इसको आप इस फॉर्मूले से माइनस कर देंगे। तो जब भी टेस्ट की लेंथ, ध्यान दीजिएगा इसमें काफी कंफ्यूजन होता है, जब भी टेस्ट की लेंथ क्या हो आपकी, टेस्ट की लेंथ जब भी आपकी हाफ होगी, टेस्ट की लंबाई जब भी आप हाफ करेंगे, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सॉरी नॉट 2r, आर अपॉन 2 माइनस आर अल्फा, आर अल्फा, कि अल्फा किसके लिए? क्रोनबाक अल्फा के लिए। जब भी किसकी होगी? टेस्ट की लंबाई हाफ करेंगे, टेस्ट को क्या कर रहे हैं हम? हाफ कर रहे हैं, तब ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। अब यहाँ पे आर अल्फा क्या लगाएंगे आप? हमने कितना दिया है यहाँ पे? हमको 0.94 दिया हुआ है। ये क्या है आपका? ये ओल्ड अल्फा है। ये जो निकलेगा क्या है? ये न्यू अल्फा निकलेगा, ठीक है आपका। तो ओल्ड अल्फा कितना है? 0.94। तो ओल्ड अल्फा रख देंगे यहाँ पर 0.94 डिवाइडेड बाय 2 माइनस ओल्ड अल्फा। ओल्ड अल्फा कितना है? 0.94, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा इन तीनों में से, और जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है ओल्ड अल्फा डिवाइडेड बाय 2 माइनस ओल्ड अल्फा। जिस प्रकार से आपको याद रखना है, आर अपॉन 2 माइनस आर ए अपॉन 2 माइनस आर ए, ये रखना ज्यादा आपको आसान होगा, ठीक है। जैसा आपको लगे वैसा करिए। यहाँ पे क्या कौन सी वैल्यू पुट करेंगे? जो आपको ऊपर दी गई होगी 0.94, ठीक है। ऊपर जो भी वैल्यू दी गई होगी उसमें देखना है कि टेस्ट रीटेस्ट की बोल रहा है, क्रोनबाक अल्फा की बोल रहा है। कई बार कंफ्यूज करने के लिए आपको टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी भी दे देगा वो, ठीक है। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको देखना है क्रोनबाक अल्फा जहां लिखा हुआ है वो वैल्यू आपको यहाँ पर पुट करनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? 0.94 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 0.94। जो भी इसका आंसर होगा उसको आप निकाल लेंगे। इन तीनों में से जो भी आंसर होगा उसको आप सबमिट कर देंगे व्हाट्सएप के ऊपर, ठीक है। ये था सवाल। अब देखते हैं अगला सवाल क्या बोल रहा है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल बोल रहा है कि द स्कोर ऑफ 32 वुड करस्पॉन्ड टू परसेंटाइल रैंक, है ना। मीडियन कितना है आपका? 40 है। स्कोर कितना है? 32 है। यहाँ पे और कम हो जाएगा, कितना जाएगा? 26 आई गेस, 24 कितना जाएगा? 26। यहाँ देखिए 48 जाएगा और 56 जाएगा, ठीक है। यहाँ 24 जाएगा, 24 8 32 8 40, ठीक है। तो यहाँ देखिए डिविएशन कितना दिया आपको? 8 दिया हुआ है। मीन कितना दिया हुआ आपको? मीन आपको दिया हुआ है वहां पे 40 का, तो 40 आपका मीन है।
ये आपकी क्या पूछ रहा है, परसेंटाइल रैंक पूछ रहा है आपसे। ठीक है, अब ये तो निकालते आता है आपको, परसेंटाइल रैंक कैसे निकालते हैं, है ना, आता है कि नहीं आता है। इसका आंसर क्या होगा आपका 16। ठीक है, नहीं आता निकालते, फर्स्ट सेकंड लेक्चर देखिए रिसर्च सीरीज वाले। ठीक है, क्यों है इसके पीछे रीजन, ये है रीजन उसका। ठीक है, 16 इसका आंसर होगा। चलिए अब अगला सवाल, द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर द ट्रू स्कोर ऑफ 32 वुड बी, इसको छोड़ दीजिए, इसको निकालने के लिए आपको जो है काफी सारी चीजें और मालूम होनी चाहिए इसके पीछे की। ठीक है, जो आप रिवीजन करेंगे तो आपको याद रहेगा। ठीक है, इस प्रकार के सवाल छोड़ दिए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। चलिए अब देखिए ये वाला सवाल, आई गेस आपको सवाल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ओके, अब दिख रहा होगा सवाल आपको। यहाँ देखिए, रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस व्हिच फॉलो। अ रिसर्चर वांटेड टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, किसकी बात कर रहा है, on recall. She expected that retention level interval B would moderate the effect of organization of material. She weighed A at 3 levels: low organization, moderate organization, high organization. She varied B at 2 levels: short retention interval and long retention interval. The subjects were randomly assigned to different groups. क्या दिया हुआ है, randomly assigned to different groups. Each subject received the list of words with specified level of organization. Each of them learned the list up to one errorless trial and was tested after the specified retention interval. All the subjects had also received the intelligence test. अच्छा, the number of items recalled by the subject was the dependent variable. The data was analyzed by the appropriate ANOVA, treating intelligence as a covariate. The partial results are given here. The sum of squares for organization of material कितना दिया है आपको यहाँ पर, 255 दिया हुआ है। The degree of freedom for error variance 115 दिया हुआ है। F रेशियो इंटरेक्शन के लिए A into B कितना है, 0.95, काफी ज्यादा उच्च नहीं है। ठीक है, ये दिया हुआ है, इसके आधार पे आपको यहाँ पर सवाल सॉल्व करने हैं। आई नो सवाल तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएंगे, लेकिन आपको जो पैराग्राफ समझ में नहीं आया तो उसको यहाँ पे डिब्रेक करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आराम आराम से पढ़िए इसको आप, तो क्या बोल रहा है यहाँ पे, सबसे पहले आपको पैराग्राफ मिलते साथ ही क्या ढूंढना है आपको, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल आपको ढूंढना होते हैं। ठीक है, एक शोधकर्ता पुनः स्मरण रिकॉल पर सामग्री संगठन के प्रभाव का अध्ययन करना चाहती थी। रिकॉल पर किसके, सामग्री संगठन का। उसने अपेक्षा की थी कि प्रतिधारित अंतराल बी सामग्री संगठन के प्रभाव को परिवर्तित करेगा। ठीक है, ये आपका ए और बी दिया हुआ है। ठीक है, ये क्या होगा आपके, ये होगा आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इसको आपको देखिए पैराग्राफ पढ़ के आपको निकालना पड़ेगा, तो ही आपसे सवाल पूरा का पूरा बनेगा। ठीक है, अगर आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप पैराग्राफ कभी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे क्या पूछा गया है, उसने ए को 3 स्तरों पर, यानी ए को 3 लेवल पे और संगठन का निम्न स्तर लो मीडियम और हाई पे, उसने बी को 2 स्तरों पे, कितना की डिजाइन बनेगी, 3/2 की बनेगी। ठीक है, पढ़ाया हुआ है आपको। फिर उसको बांटा, विभिन्न समूहों में विषयों को यादृच्छिक रूप से बांटा गया, रैंडम असाइनमेंट हुआ है। प्रत्येक विषय को संगठन के एक विशेष स्तर के शब्दों की सूची दी गई और यहाँ पे सभी सब किया। सभी विषयों का बुद्धि परीक्षण भी हुआ, इनका क्या हुआ, इंटेलिजेंस टेस्ट भी हुआ था। विषय द्वारा जितने मदों की संख्या का पुनर्स्मरण किया गया वह आश्रित चर था। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या था, रिटेंशन जितना किया गया। विषयों द्वारा जितनी मदों की संख्या का पुनर्स्मरण, रिकॉल जो था वो क्या था आपका, डिपेंडेंट वेरिएबल था। सही एनोवा द्वारा तत्वों का विश्लेषण किया गया, किस प्रकार का है, अनोवा है, यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि जिसमें बुद्धि को एक प्रसरक के रूप में लिया गया। बुद्धि क्या थी यहाँ पर, एक प्रसरक था, यानी क्या था, बुद्धि एक कोवेरिएट था। कोवेरिएट पढ़ाया हुआ है आपको, यस पढ़ाया हुआ है कोवेरिएट, कोवेरियंस की बात हो रही है। आंशिक परिणाम यहाँ दिए गए हैं। सामग्री संगठन ए यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1 का वर्गमूल कितना था, 255, जो आपको निकालने थे वहां से फॉर्मूला निकालने के लिए। ठीक है, त्रुटि प्रसरण की मुक्ति कोटि कितनी, 115 थी। अंतःक्रिया ए इंटू बी का अनुपात 0.95 था। प्राप्त परिणाम की उपयुक्त ढंग से व्याख्या की गई। ठीक है, समझ में आ गया पूरा क्या क्या हो रहा है, मतलब यहाँ पर क्या क्या आपके पास है, आपके पास है 2x3 का डिजाइन यहाँ पर आपके पास है। ठीक है, एंड उसके साथ साथ क्या है आपके पास, यहाँ पर आपके पास कोवेरियंस भी दिया हुआ है। ठीक है, इसको भी आप यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, इसका आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए अब देखते हैं सवालों को, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। इस अध्ययन में कितने विषयों को सम्मिलित किया गया है, क्या पूछ रहे हैं, इस स्टडी के अंदर कितने सब्जेक्ट कितने हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या दी हुई है, डिग्री ऑफ फ्रीडम दी हुई है, कितनी होती है, 115। ठीक है, मुक्ति कोटि यहाँ 115 दी गई है यहाँ पर। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 115 दी गई है आपको यहाँ पर। इंग्लिश वाले देख लीजिए यहाँ पर, हाउ मेनी सब्जेक्ट्स हैव बीन एम्प्लॉयड इन द स्टडी, क्या बोल रहे हैं, कितने सब्जेक्ट को यहाँ पर एम्प्लॉय किया गया है स्टडी के अंदर, 116, 120, 121 या फिर 122। तो आपको इनमें से सेलेक्ट करना है 116, 120, 121 या फिर 122। इसके लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले पैराग्राफ को समझना होगा, पैराग्राफ बोल क्या रहा है फिर से एक बार अच्छे से, और आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि एनटीए में गलतियां किस प्रकार से होती हैं। इसलिए आपको थोड़ा सा आपको लक आपके साथ चाहिए होगा, अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करते हैं तो, है ना। दो नंबर भी मैटर करता है यहाँ पर। देखिए
कैसे यहाँ पर लक जो है फैक्टर प्ले करता है। अब यहाँ पर देखिएगा क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ए को कितने लेवल पे किया गया है, 3 लेवल पे किया गया है, बी को 2 लेवल पे किया गया है, 3 into 2, ठीक है। 3 into 2 लेवल का डिजाइन है, मतलब यहाँ पर आप बताइए यहाँ पर आपके कितने ग्रुप्स बनेंगे, यहाँ पर आपकी के की वैल्यू कितनी होगी आपकी, यहाँ बताइए। अब के कैसे निकालते हैं, इसके लिए तो आपको रिसर्च सीरीज देखनी होगी, है ना। के कैसे निकालते हैं, सिंपल सी बात है, के क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ ग्रुप्स जो आपके बन रहे हैं आपके डिजाइन के अंतर्गत। यहाँ पे कितने डिजाइन बन रहे हैं, 3 + 2 5 बन रहे हैं क्या डिजाइन, नहीं ऐसे नहीं बनता है, ठीक है, ऐसे डिजाइन नहीं होता है। कितना होगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा आपका 6 बन रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो के की वैल्यू कितनी है, के की वैल्यू इक्वल्स टू 6 है। यहाँ पे क्या दिया है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी दी हुई है आपको, यहाँ पर देखिए ऊपर यहाँ बोल रहे हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर एरर वेरिएंस वाज 115, कितना है एरर वेरिएंस के लिए, कितना है आपका 15 यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी एरर कितनी है, एरर वेरिएंस आपको दी है 115, 115, ठीक है। और आपको क्या बोला है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है आपको मालूम है, n माइनस के, यहाँ पे 115 दिया हुआ है, 115 इज इक्वल्स टू n माइनस के लगा देंगे, के कितना है आपके पास, के 6 है, n माइनस 6 इधर जाएगा तो क्या होगा 115 + 6 121 की वैल्यू आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर कितना आ गया, ये आ गया 121, लेकिन ये आंसर करेक्ट है, सही है एज पर एनटीए। उन्होंने जो है यहाँ पर एक चीज भूल गए कि क्या बोल रहे थे, वो कोवेरियंस के बारे में बात कर रहे थे, और यहाँ पे जो ऊपर आपके फिक्स्ड फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक और आपके जो एनकोवा के लिए फॉर्मूला होता है ओरिजिनल, वो क्या है, वो है आपका n माइनस के माइनस 1 इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ फ्रीडम। अनकोवा की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी यहाँ पर आपकी, n माइनस के माइनस 1 होती है, कौन से केस में, अनकोवा के केस में, ठीक है। आपको ऊपर अनकोवा की बात की है क्योंकि यहाँ पे किसको लिया है, अनुवा के साथ साथ जब हम क्या करते हैं कोवेरियंस को ऐड कर देते हैं तो आपको अनकोवा बनता है, ये बताया हुआ है आपको, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी आपकी, n माइनस के माइनस 1। अब लगा के देखिए जरा आंसर कितना है, के 6 है, ये -1 है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है 115 है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 115, 115 में आप 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये होना चाहिए ओरिजिनली करेक्ट आंसर 122, ठीक है। ओरिजिनली करेक्ट आंसर कितना होना चाहिए, 122 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एरर वेरिएंस के जो आप लगाते हैं n माइनस के अनुवा के अंदर, उसी को यहाँ पे उन्होंने अप्लाई कर दिया है, और आपका आंसर यहाँ पर 121 दे दिया है, ठीक है। तो ये आंसर है एनटीए के अनुसार, और ये आंसर है सही नॉलेज के अनुसार 122, ठीक है। अनकोवा के लिए 122, इसका यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, n माइनस के माइनस 1, ऊपर के जो फैक्टर्स हैं फिक्स्ड है, 3 into 2 की यहाँ पर बात हो रही है, इन द सेंस उनकी जो लेवल्स है यहाँ पर फिक्स है। देखिए यहाँ पर लो, मॉडरेट, हाई, शॉर्ट टर्म इंटरवल, लॉन्ग रिटेंशन इंटरवल की यहाँ पर बात कर रहे हैं। चलिए इतना सब पढ़ने के बाद बड़ा ही आसान हो जाएगा सवाल। द डिजाइन इन द अबव स्टडी कैन बी बेस्ट लेबल्ड एज, क्या रेंडमाइज सिंगल फैक्टर 6 ग्रुप डिजाइन है, रेंडमाइज बैलेंस 3 into 2 फैक्टोरियल डिजाइन विद कोवेरिएट, रेंडमाइज अनबैलेंस 3 into फैक्टोरियल डिजाइन विद कोवेरिएट, कौन सा होगा यहाँ पर बताइए। ये देखिए ये वाला तो किसी कंडीशन में नहीं होगा, सिंगल फैक्टर तो है नहीं, दो फैक्टर हमारे पास है, 3 into 2 हमको ऑलरेडी मालूम है, मतलब ये आंसर है, ये आंसर है, या फिर ये आंसर है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है किसके बारे में, वो है बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड क्या होता है, ठीक है। बैलेंस और अनबैलेंस क्या है उसके बारे में आपको समझना है। यहाँ पर देखिए अगर 10 लोग हैं, 10 लोग को आपको 5 ग्रुप में डालना है, तो ये क्या है, ये एक प्रकार का बैलेंस डिजाइन है। आप प्रत्येक ग्रुप में दो दो लोग यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है, ये क्या है, ये एक बैलेंस डिजाइन है। लेकिन अगर आपके पास मान लीजिए 13 लोग हैं, उनको 5 ग्रुप में डालना है, या फिर 11 लोग हैं, आपको उनको 5 ग्रुप में डालना है, तो संभव नहीं है ना। दो आएंगे, दो आएंगे, दो आएंगे, एक में 3 रखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं 3 रखना पड़ेगा। ये कौन सा डिजाइन है, ये आपका अनबैलेंस डिजाइन है। अब सोचिए अपने ग्रुप के बारे में, के की वैल्यू कितनी है आपके पास, के की वैल्यू 6 है आपके पास, ठीक है। आपके सब्जेक्ट कितने हैं, 122 है, 121 भी मान लीजिए, ठीक है। 2 और 1 3 और 1 4, आप क्या 6 ग्रुप के अंदर 121 लोग को आप रख सकते हैं, या 122 लोग को आप रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं किसी केस में। तो कौन सा डिजाइन होगा, ये आपका अनबैलेंस डिजाइन होगा। मतलब आपके ग्रुप में जितने लोग हैं, आपके पास मान लीजिए 5 ग्रुप है और 25 लोग हैं, तो आप उस हर ग्रुप में 5-5 रख लेंगे। लेकिन आपके पास 5 ग्रुप है और 28 लोग हैं, तो ये किस प्रकार का डिजाइन बन जाएगा, आपका अनबैलेंस डिजाइन बन जाएगा। आंसर देखिए क्या होगा यहाँ पर, अनबैलेंस कहाँ है, ये है आपका रेंडमाइज्ड अनबैलेंस डिजाइन है, क्योंकि हम 122 लोग को 6 ग्रुप में बराबर नहीं बांट सकते, या 121 लोग को हम 6 ग्रुप में बराबर से नहीं बांट सकते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल डिजाइन है, मालूम है फैक्टोरियल डिजाइन है, 3 into 2 का चल रहा है, लिखा हुआ है साफ साफ यहाँ पे, विद कोवेरिएट। हमारे पास कोवेरिएट भी है। कोवेरिएट क्या है हमारा यहाँ पर, इंटेलिजेंस है, बुद्धि हमारी क्या है यहाँ पर, हमारा कोवेरिएट होगा, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसका, थर्ड होगा आंसर, रेंडमाइज्ड अनबैलेंस्ड 3/2 फैक्टोरियल डिजाइन विद कोवेरिएट। उपरोक्त अध्ययन में प्रयुक्त अभिकल्प का कौन सा सर्वोत्तम नाम हो सकता है, एक सहप्रसरक के साथ यादृच्छिक असंतुलित जो है 3/2 कार्कीय अभिकल्प होगा ये, ठीक है।
एक सहप्रसरक यानी कोवेरियंस दिया है। ऊपर देखिए, ऊपर केवल प्रसरक लिखा था, यहाँ सहप्रसरक लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका आपको ध्यान रखना है। एक कोवेरिएट यहाँ पे दिया हुआ है, प्लस उसके साथ क्या है 3/2 का अनबैलेंस डिजाइन है। आपको समझ जाना है किसके साथ में, आपको समझना है बैलेंस डिजाइन और अनबैलेंस डिजाइन के मध्य में। ठीक है, आपके पास जितने ग्रुप हैं उनमें अगर आप बराबर रख पाएंगे तो आपका बैलेंस होगा, बराबर बराबर आप नहीं रख पाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, आपका अनबैलेंस डिजाइन वहां पर वो कहलाएगा। अब यहाँ पर देखिए पूछ रहे हैं सामग्री संगठन का मध्यमान वर्ग होगा, कितना होगा यहाँ पर पूछ रहे हैं। तो आपको याद करना है फॉर्मूला कौन सा वाला जो बताया था आपको, जहां पे आप कैसे निकालते थे, जहां पे निकालते थे आप मीन ए का, आप निकालते थे सम ऑफ स्क्वायर ए अप डिवाइड बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इस प्रकार से निकालते थे यहाँ पर आप। अब यहाँ पर देखिए सामग्री संगठन ए का वर्गकुल कितना था, 255 था। सम ऑफ स्क्वायर ए कितना था, 255 था, सॉरी 255 था, यहाँ पर आपका कितना था, 255 था। ये क्या है आपका एस एस ए है, क्या निकालने बोल रहे हैं आपको, मीन ऑफ ए यहाँ पे। ठीक है, एंड इसके साथ आपको क्या बोल रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है। आपके यहाँ पर कितने ग्रुप दिए हैं आपको ए के अंदर, ए के अंदर का 3/2 का है तो 3 है यहाँ पर, 3 - 1 के -1 कर देंगे, 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एस एस ए अपॉन 2 यानी कि 255 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा आपका आंसर। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं देखिए, चलते हैं यहाँ पर, सामग्री संगठन का मध्यमान वर्ग कितना होगा, 255 डिवाइड बाय 2 करेंगे, कितना आएगा आपका आंसर, 127.50, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है, मीन ए इज इक्वल्स टू सम ऑफ ए अपॉन ए, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ए हमको यहाँ पर निकालने के लिए बोला हुआ है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 वाली। याद करिए इस प्रकार की टेबल बनती थी, एस एस ए मीन ए इस प्रकार के, तो पहले ये निकाला देन ये निकाल रहे हैं हम। द मीन स्क्वायर फॉर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल के लिए क्या करेंगे हम, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है हमारे पास, 2 है यहाँ पे, मतलब 3 से 1 घट आया तो 2 बची यहाँ पर, 2 आ गया नीचे, यहाँ पर 255 ऊपर दिया हुआ है, एस एस ए अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसको डिवाइड करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 127.50, ये आपका आंसर होगा। चलिए अगला सवाल, व्हाट वुड बी द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर कोवेरिएट। हमेशा ध्यान रखिए कोवेरिएट का डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने होता है, 1 होगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास, इंटेलिजेंस एज अ कोवेरिएट इस्तेमाल कर रहे हैं, बुद्धि एज अ कोवेरिएट हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो इंटेलिजेंस हमारा कोवेरिएट है यहाँ पर। हमेशा ध्यान दीजिएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम जब भी कोवेरिएट की पूछी जाए, सहप्रसरक की जब भी डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछी जाए, आप इस दुनिया में रहे ना रहे, क्या रहेगा आपका, ये 1 रहेगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी रहेगी कोवेरिएट की, ये 1 ही रहेगी। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। उसके साथ अंतिम सवाल देखिए, फ्रॉम द अबव रिजल्ट्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट मेन इफेक्ट ऑफ दिया ही नहीं है, मेन इफेक्ट तो हमको, रिटेंशन इंटरवल मॉडरेट्स द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मटेरियल, ये कब निकलता, जब हमारा एफ सिग्निफिकेंट निकलता। एफ सिग्निफिकेंट है क्या, नहीं है। रिटेंशन इंटरवल डज नॉट मॉडरेट द इफेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मटेरियल, क्योंकि हमारा क्या है, एफ की वैल्यू कितनी है 0.94 आई गेस, यस 0.95 काफी कम है यहाँ पर। ठीक है, ए इंटू बी का यहाँ पर जो इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, अंतर क्रिया ए इंटू बी का एफ अनुपात 0.95 था, काफी कम है। 2 या 2 के आसपास या 2 के ऊपर होता तो काफी चल जाता हमको ये। ठीक है, यहाँ पे काफी कम है हमारे पास, तो क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम द अबव रिजल्ट्स इट कैन बी कंक्लूडेड दैट आपका जो है यहाँ पर प्रतिधारण अंतराल सामग्री संगठन के प्रभाव को परिवर्तित नहीं करता है, क्योंकि हमको क्या नहीं मिला, सिग्निफिकेंट नहीं मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, इसका आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। और एक और बात आपको ध्यान रखनी है, वो क्या है, वो है आपका रिवीजन। रिसर्च सीरीज देखिए ऐसी है, जितना आप इसको नहीं करेंगे उतना आप भूलते जाएंगे, इसलिए क्या करना है आपको, डेली इसको आपको बार बार रिवाइज करते जाना है, तब आपको ये सवाल क्यों हो रहा है उसके पीछे का रीजन आपको जल्दी समझ में आएगा। हम बता रहे हैं समझ में तो आ रहा है, लेकिन आपको फटाफट ग्रास्प कब होगा, जब आपने उन लेक्चर्स को बार बार अच्छे से किया होगा। एक बार करने से नहीं आएगा आपको, पहली बार अपने जीवन में तो पढ़ा है इतने अच्छे से, ठीक है, उसको बार बार करेंगे आप, 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, जब उसको बार बार आप करेंगे तो आपको ये क्वेश्चंस जल्दी समझ में आएंगे कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कहाँ से क्या चीजें फटाफट निकाली जा रही हैं। ठीक है, ऑलराइट, इसी के साथ इस वीडियो में कवर किया हमने कंप्लीट आपके 2019 के जो पैराग्राफ्स थे आपके, उसको हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अगले वीडियो में मिलेंगे तो बात करेंगे हम किसी और विषय के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये आपके पैराग्राफ्स थे कौन से, ये आपके पैराग्राफ्स थे जून्स वाले, क्योंकि असर शुरू हो चुका है, वो लोहार जिसने चाबी बनाई। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे आपके 2019 के रिसर्च के पैराग्राफ्स। ठीक है, यहाँ पे आप अपना पुराना जो ज्ञान है उसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे, और उसी के साथ साथ नवीन ज्ञान की प्राप्ति भी इसके अंदर आपकी होगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ध्यान देना है कहाँ पे, आपको ध्यान देना है आपको कीवर्ड्स के ऊपर, कि जो कीवर्ड्स आप पहले से जानते हैं, किस प्रकार से आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, एंड बाकी सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के द्वारा ही प्राप्त होंगी। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, जैसे उस लोहार की मृत्यु हो गई थी, वैसे ही यहाँ पर पैराग्राफ देखने के बाद आप लोग की हालत भी कुछ इस प्रकार से होती है।
रीड द फॉलोइंग पैराग्राफ एंड आंसर द 5 क्वेश्चंस विच फॉलो। ठीक है, ये यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, क्या आपसे बनेगा? यस, बिल्कुल बनेगा, लेकिन कैसे? जब आप इसको तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पर आप भी पढ़ने का ट्राई करें और हमारे आंसर देने से पहले उत्तर देने का प्रयास करें। द एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट वांटेड टू एक्सप्लोर whether the noise adversely affects the reaction time. She also wanted to explore whether the stress level would moderate the effect of noise. She varied noise at 3 levels: low, moderate, and high decibel. She varied stress at 2 levels: low and high. From the initial pool of college students, subjects were randomly assigned to different groups. However, a few subjects could not turn up to the laboratory due to vacation. In all, 297 subjects participated in the experiments. Each subject in each group was tested for simple RT, disjunctive RT, and choice RT. The theory and preliminary analysis indicated the three types of RT were moderately correlated. The covariance matrices showing the covariances among the three types of RT were found to be quite similar for all the groups. The multivariate analysis of variance (MANOVA) results were computed to explore the group differences in means, as the most common practice is four test criteria: Pillai's criterion, Wilks criterion, Hoteling's criterion, and Roy's criterion were obtained. Among the different results obtained in this work, one interesting finding was that the stress moderated the effect of noise level on reaction time. ठीक है, ये है आपका पूरा पैराग्राफ। तो इसको आप पढ़े अंग्रेजी वाले। एक बार यहाँ पर देखते हैं हिंदी वालों के लिए भी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं। प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते थे कि क्या ध्वनि से प्रतिक्रिया की अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वह यह भी पता लगाना चाहती थी कि क्या तनाव का स्तर ध्वनि के प्रभाव को संतुलित करेगा। उसने ध्वनि को 3 स्तरों पर विभाजित किया: निम्न, मध्यम एवं उच्च। उन्होंने तनाव को 2 स्तरों पर विभाजित किया: निम्न एवं उच्च। कॉलेज के विद्यार्थियों को प्रारंभिक समूह में से ही क्या हिंदी लिख रहे हैं, अलग अलग समूहों को यादृच्छिक रूप से प्रयोज्य बांट दिए गए। यद्यपि कुछ प्रयोज्य छुट्टियों की वजह से प्रयोगशाला में नहीं आ पाए। कुल मिलाकर 297 प्रयोज्यों ने प्रयोग में भाग लिया। प्रत्येक समूह में प्रत्येक प्रयोज्य पर सामान्य प्रतिक्रिया काल, विभाजक प्रतिक्रिया काल, यही जो आपका नॉर्मल आरटी, डिसजंक्टिव आरटी है उसकी बात हो रही है, एवं चयन प्रतिक्रिया काल हेतु परीक्षण किया गया। सैद्धांतिक एवं प्रारंभिक विश्लेषण दर्शाता है कि प्रतिक्रिया काल के 3 प्रकार मध्यम रूप से संबंधित परस्पर थे। सहपरिवर्ती तालिका से द्योतित हुआ है कि 3 प्रकार के प्रतिक्रिया काल के बीच सहपरिवर्तन की स्थिति समस्त समूहों के बीच लगभग समान ही थी। प्रसरण के बहुपरिवर्ती विश्लेषण मनोवा के परिणामों का परिकलन अलग अलग समूहों के औसत मीन तर्क का पता लगाने के लिए किया गया। सामान्य प्रचलित प्रक्रिया में परीक्षण के जो 4 मापदंड है यहाँ पे बताया हुआ है: पिल्लई का, विल्क का, हॉटलिंग मापदंड एवं राय का मापदंड, यह प्राप्त किए गए। इस काम में प्राप्त विभिन्न परिणामों के बीच एक बात बहुत रुचिकर उभर कर यह आई कि तनाव प्रक्रिया काल की अवधि पर ध्वनि स्तर के प्रभाव को संतुलित करता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पढ़ा है पैराग्राफ को। तो पैराग्राफ पढ़ने के साथ ही आपको जो बताया है हमेशा क्या ढूंढना है, कुछ भी चीज ऐसी हो तो आपको क्या ढूंढना है, सबसे पहले आपको ढूंढना है अनाश्रित चर एंड आपको ढूंढना है आश्रित चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे है और डिपेंडेंट वेरिएबल कहाँ पे है, ये आपको सबसे पहले ढूंढना है। ठीक है, कहाँ पर है देखिए, और आपको दिख रहा है यहाँ पे 2 लेवल्स भी दी हुई है ना। प्रायोगिक मनोवैज्ञानिक यह पता लगाना चाहते थे कि क्या ध्वनि से, ये जो साउंड है, जो नॉइज है, से प्रतिक्रिया की अवधि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे एडवर्स और नॉर्मल का आपको मतलब मालूम होना चाहिए, प्रतिकूल और अनुकूल मतलब क्या होता है। ठीक है, प्रभाव पड़ता है तो यहाँ डायरेक्शन दिया हुआ है। वह यह भी पता लगाना चाहती थी कि क्या तनाव का स्तर, यहाँ पे स्ट्रेस की बात हो रही है, का स्तर ध्वनि के प्रभाव को संतुलित करेगा। ठीक है, जो स्ट्रेस है, तनाव का स्तर ध्वनि के प्रभाव को संतुलित करेगा, वो यहाँ पर ये भी पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रही है, 2 चीजें दिख रही हैं। उसने ध्वनि को 3 स्तरों पर विभाजित किया। ध्वनि जो थी, साउंड पहले था उसका निम्न, मध्यम एवं उच्च, 3 स्तर पे। तनाव को 2 स्तरों पे किया, 3/2 का बनेगा यहाँ पर, है ना, हाई एंड लो का। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। वेदर द नॉइज एडवर्सली इफेक्ट्स द रिएक्शन टाइम, यानी कि ये जो रिएक्शन टाइम है, अनुक्रिया काल जो है यहाँ पर, ठीक है, ये आरटी है, ये क्या है, ये आपका रिएक्शन टाइम है। ठीक है, तो नॉइज क्या हुआ आपका यहाँ पर, और शी ऑल्सो वॉन्टेड टू एक्सप्लोर वेदर द स्ट्रेस लेवल वुड मॉडरेट द इफेक्ट ऑफ नॉइज। ठीक है, तो यहाँ पर नॉइज आपका इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेस भी आपका इंडिपेंडेंट है, और किस पे है आपका, ये जानना चाह रही है कि स्ट्रेस का जो लेवल है वो मॉडरेट करेगा क्या इस नॉइज के इफेक्ट को। ठीक है, उसने क्या किया, नॉइज को जो है 3 लेवल पे वेरी किया,
ठीक है, लो, मॉडरेट एंड हाई, इस लेवल पे नॉइज को किया, साउंड को किया। शी वेरिड स्ट्रेस एट 2 लेवल, स्ट्रेस को 2 लेवल पे किया, लो एंड हाई। ठीक है, 3/2 का बन रहा है यहाँ पे। फ्रॉम द इनिशियल पूल ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट्स वेर रेंडमली असाइन टू डिफरेंट ग्रुप्स, मतलब एक पूल लिया कॉलेज के बच्चों का, उनमें से क्या किया, उनको रेंडमली असाइन किया। हाउएवर अ फ्यू सब्जेक्ट्स कुड नॉट टर्न अप टू द लैबोरेटरी ड्यू टू वैकेशन। ठीक है, छुट्टियों की वजह से वो नहीं आ पाए। In all 297 subjects participated in the experiment. एक्सपेरिमेंट के अंदर कितने लोगों ने भाग लिया? 297 लोगों ने भाग लिया। Each subject in each group was tested for simple RT, disjunctive RT and choice RT. ठीक है, the theory and preliminary analysis indicated that 3 types of RT were moderately correlated. क्या बोल रहा है यहाँ पर? Moderately यहाँ पर correlated है। The covariance matrices showing the covariances among the 3 types of RT were found to be quite similar for all the groups. ठीक है, तो मतलब यहाँ पे जो कोवेरियंस देखने को मिला वो सभी ग्रुप में क्या था, लगभग एक समान था। द मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, मनोवा का जो रिजल्ट निकाला गया, ठीक है, कंप्यूटेड टू एक्सप्लोर द ग्रुप डिफरेंसेस एंड मीन्स एज द मोस्ट कॉमन प्रैक्टिस है विल्क की, हॉटलिंग की, क्रॉय की और पिल्ले की ऑब्टेन की गई। अमंग द डिफरेंट रिजल्ट ऑब्टेन इन दिस वर्क, वन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग वाज दैट स्ट्रेस, ठीक है, स्ट्रेस ने क्या किया, मॉडरेट किया इफेक्ट को, किसके, नॉइज लेवल ऑन रिएक्शन टाइम। ठीक है, तो यहां पर आप क्या देखेंगे, आपका डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है वो आपको फाइंड आउट करते बनना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपका कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। ठीक है, उससे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि क्या आपको मनोवा के बारे में मालूम है क्या अच्छे से। अगर आपको मनोवा के बारे में अच्छे से मालूम है तो आप इसको, ये जो सवाल है आपको थोड़ा सा इजी समझ में आएगा अभी आगे। ठीक है, और इजी लगेगा कि अच्छा क्यों हो रहा है ऐसा। अगर मनोवा के बारे में नहीं मालूम है तो रिक्वेस्ट है कि आप इसको अपनी जो है कॉन्सेप्ट को यहाँ पर क्लियर करें। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए सवाल नंबर पहला क्या पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रीजन बेस्ट जस्टिफाइज, क्या पूछ रहा है, बेस्ट जस्टिफाई बोल रहा है द एप्लीकेशन ऑफ मनोवा इन द प्रेजेंट वर्क। ठीक है, अगर यहाँ पे प्रेजेंट वर्क नहीं लिखा होता तो आंसर कुछ और हो सकता था, लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, बेस्ट जस्टिफाई करता है एप्लीकेशन ऑफ मनोवा को इस वर्क के अंदर। ठीक है, मनोवा का बेस्ट जस्टिफाई कौन सा करेगा इस वर्ग के अंदर, यहां पर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए देयर आर सेवरल ग्रुप्स एंड मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्या यहाँ पे आपको एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल देखने को मिले? आंसर करिए खुद को। मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल हैव बीन एम्प्लॉयड। ठीक है, यहाँ पे आपके डिपेंडेंट वेरिएबल कितने हैं, 2 से ज्यादा है, मतलब एक से ज्यादा है। फिर तीसरा बोल रहा है मोर देन वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल विथ मॉडरेट इंटरकोरिलेशंस हैव बीन एम्प्लॉयड, यहाँ पे बोल रहा है। फिर बोल रहा है द मॉडरेटिंग इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस ऑन द इफेक्ट ऑफ नॉइज ऑन आरटी, ये आपका रिएक्शन टाइम है, कैन बी डिमॉन्स्ट्रेटेड ओनली थ्रू मनोवा, क्या केवल मनोवा के द्वारा ही इसको हम यहाँ पर बता सकते हैं। ठीक है, तो याद करिए लेक्चर के अंदर आपको क्या बताया था कि हम मनोवा का इस्तेमाल कब करते हैं, मनोवा हम लाए क्यों, मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हम यहाँ पर लाए क्यों, मनोवा हम लाए क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या थे, डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा क्या होता है, एक से ज्यादा हो जाता है। क्या होता है हमारा, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास हो जाता है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, मनोवा का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने इस प्रकार से बनाया था अनोवा, अनकोवा, मनोवा, मनकोवा। ठीक है, वहां पे हमने देखा था मनोवा में क्या होता है, आपके डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, एक या एक से ज्यादा कितने भी वहां पर हो सकते हैं, और उनके बीच में क्या होना चाहिए, उनके बीच में क्या होता है, आपका मॉडरेट इंटरकोरिलेशन होता है। कैसा होता है, मॉडरेट इंटरकोरिलेशन। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होंगे, एक से ज्यादा होंगे, और उनके बीच कैसा होना चाहिए, मॉडरेट इंटरकोरिलेशन होना चाहिए। याद करिए 2021 में भी आपका एक ऐसा ही सवाल आया था और उसका आंसर क्या था, उसका आंसर था वहां पर मॉडरेटली कोरिलेटेड। क्यों, वहां पे मनोवा का इस्तेमाल किया गया था, आगे आपको अगर करेंगे आप उसको याद आएगा आपको, जहां पर उसका आंसर था आपका मॉडरेटली कोरिलेटेड। क्यों था, वहां पर हम मनोवा का इस्तेमाल कर रहे थे, मनोवा में क्या होते हैं आपके एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं, एक से ज्यादा क्या होते हैं आपके वहां पर आश्रित चर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है आपके मोर देन वन डिपेंडेंट वेरिएबल है यहाँ पर, और उसके बीच क्या है, मॉडरेट इंटरकोरिलेशन भी हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे पढ़िए इफेक्ट देखना चाह रही है रिएक्शन टाइम के ऊपर, तो यहाँ पर देखिए क्या है, ईच सब्जेक्ट इन ईच ग्रुप, हर सब्जेक्ट को हर ग्रुप में वाज टेस्टेड फॉर सिंपल आरटी, सिंपल रिएक्शन टाइम के लिए, डिसजंक्टिव रिएक्शन टाइम के लिए एंड चॉइस रिएक्शन टाइम के लिए। ठीक है, फिर क्या देखा, द थ्योरी एंड प्रिलिमिनरी एनालिसिस इंडिकेटेड द 3 टाइप्स ऑफ आरटी, ये इन तीनों में क्या था, आपका मॉडरेट कोरिलेशन था इन तीनों के मध्य में। ठीक है, मॉडरेटली कोरिलेशन था इनके बीच में। और फिर यहाँ देखिए द कोवेरियंस मैट्रिसेस, अभी आगे देखते हैं, तो आपको समझ में आ गया मनोवा हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे पास क्या है, एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल है इसके अंदर, 1 2 यहाँ पर देखिए, और उनके बीच क्या है, हमको मॉडरेट कोरिलेशन यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। चलिए बाजी बच्चे ना, यहाँ पर देखिए आपको दिखाई देते हैं, ये आपके 2021 का सवाल है। देखिए सवाल कौन बोलता है रिपीट नहीं होता, रिपीट होता है इस तरीके से।
क्या पूछ रहा है? मल्टीवेरिएट एनालिसिस ऑफ वेरिएंस मनोवा इज बेस्ट सुटेड फॉर मेकिंग ग्रुप वाइज कंपैरिजंस फॉर सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर दीज। अभी क्या देखा? रिएक्शन टाइम नॉर्मल वाला, डिसजंक्टिव वाला रिएक्शन टाइम, और तीसरा जो था वो आरटी। ठीक है, मेकिंग ग्रुप वाइज कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पे, सब फॉर सेवरल डिपेंडेंट वेरिएबल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर दीज। कैसा होना चाहिए? अनकोरिलेटेड होना चाहिए, इनके बीच कुछ संबंध नहीं होना चाहिए क्या? नहीं। वेरी हाईली भी नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? वो हमारा मॉडरेटली कोरिलेटेड होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे इसका सही आंसर है। ध्यान दीजिएगा, आगे भी कभी इस प्रकार से रिपीट होगा तो मॉडरेटली कोरिलेशन चाहिए इनके पद्य में, है ना। मॉडरेट मतलब 0.345 ऐसा रहे, 6 रहे, ऐसा रहे, डिपेंड करता है क्या रिसर्चर चाह रहा है ना। 0.9 का कोरिलेशन बहुत खराब हो जाएगा, आपको जमेगा नहीं। ठीक है, इनका कोरिलेशन कैसा होना चाहिए? मॉडरेटली, संयत सहसंबंधित चर ये होना चाहिए, मॉडरेटली यहाँ पर कोरिलेशन होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार से आप यहाँ पे देखा प्रूफ के साथ, यहाँ पर आंसर इस प्रकार से यहीं पर पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है, 2019 में पूछा था आपसे एंड देन 2021 में पूछा गया, बस क्या करके थोड़ा सा पैटर्न उन्होंने घुमा दिया, सवाल वही का वही बना हुआ है। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारण वर्तमान कार्य में मनोवा के अनुप्रयोग को सर्वाधिक न्याय संगत ठहराता है? एक से अधिक मध्यम सहसंबंधों, मॉडरेट इंटरकोरिलेट्स है, वटले, वटले क्या है? वाले आश्रित चरों का उपयोग किया गया। ठीक है, वटले लिख दिया है, वाले होगा यहाँ पर। एक से अधिक मध्यम सहसंबंधों वाले आश्रित चरों का उपयोग किया गया। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे समझ गए आप, मॉडरेट कोरिलेशन होना चाहिए और एक से ज्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, आपका मनोवा आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए, उक्त अध्ययन में प्रयुक्त प्रयोगात्मक अभिकल्प को सर्वश्रेष्ठ निर्मित कैसे किया जा सकता है? एक कारक सहित 6 समूह वाला यादृच्छिक अभिकल्प, संतुलित कारकीय अभिकल्प, असंतुलित कारकीय अभिकल्प, सहपरिवर्ती असंतुलित कारकीय अभिकल्प। क्या होगा इसमें से? इसका आंसर देने का प्रयास करें। किस प्रकार का डिजाइन है यहाँ पर, ये आपसे पूछ रहे हैं। द डिजाइन एम्प्लॉयड इन द अबव स्टडी कैन बी बेस्ट लेबल्ड एज। कितना है हमारे पास? 3/2 का है। रेंडमाइज 6 ग्रुप डिजाइन विद सिंगल फैक्टर, बैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन, अनबैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन, अनबैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन विद कोवेरिएट। इसकी बात हो रही है यहाँ पर। इसका आंसर देने का प्रयास करें, क्या होगा इसका आंसर? ए मार्क कर रहे हैं, बी मार्क करेंगे, बैलेंस है, अनबैलेंस है, कैसा है? ठीक है, तो आपको मालूम है कि यहाँ पे अगर बैलेंस बिगड़ा तो ये लड़की धड़ाम से सीधा नीचे। ठीक इसी प्रकार से आपको मालूम होना चाहिए कि आपका बैलेंस डिजाइन है या आपका अनबैलेंस डिजाइन है। कैसे निकालना है, लास्ट लेक्चर के अंदर आपको बताया था। यहाँ पर देखिए कितने समूह थे उसके पास, उसका डिजाइन कैसा बना है 3/2 का उसका, ये तो मालूम है हमको क्या है, ये फैक्टोरियल डिजाइन हमारे पास है। ठीक है, उसने क्या क्या किया, नॉइज को किया लेवल चेंज और स्ट्रेस को किया, है ना। नॉइज स्ट्रेस हमारे आईवी है यहाँ पर। ठीक है, 3/2 का बनेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ग्रुप्स कितने बनेंगे बताइए? 3/2 के ग्रुप्स कितने बनते हैं यहाँ पर? हमारे 6 ग्रुप्स बनेंगे। के की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 6 हो जाएगी हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अब क्या होगा, जब 6 वैल्यू आ गई है, अब यहाँ पर देखिए 6 और स्टडी में लोग कितने थे? 297। तो क्या आप 297 लोगों को 6 ग्रुप के अंदर आप इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? खुद से सवाल करिए, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आंसर आप फंसेंगे, ये दोनों तो कहीं से नहीं हो सकता, अब ये होगा या ये होगा, है ना। आंसर पता करने के लिए आप देखिए कि आपको इसके अंदर आपको कोवेरिएट की बात कहीं भी की गई है क्या, है ना। इसके पैराग्राफ के अंदर आपको कोवेरिएट की बात कहीं भी की गई है क्या? कोवेरिएट की बात नहीं की गई है। तो कैसा डिजाइन है ये आपका? अनबैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन है। वहां पे किसकी बात की गई है? कोरिलेशन सॉरी कोवेरियंस मैट्रिक्स की बात की गई है। ठीक है, डिपेंडेंट वेरिएबल के बीच में है, कोवेरिएट की यहाँ पर बात नहीं की गई है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर एक प्रकार का अनबैलेंस फैक्टोरियल डिजाइन है। हमारे पास ग्रुप 6 है, समूह 6 है, लेकिन हमारे पास डालने के लिए कितने बच्चे हैं वहां पर? 297 है ना। तो 297 को यहाँ पर क्या नहीं कर सकते आप अलग अलग ग्रुप में यहाँ पर डाल सकते नहीं है। ठीक है, ये फर्क होता है बैलेंस अनबैलेंस का, इसको आपको ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल देखिए, द अबव इंफॉर्मेशन सजेस्ट दैट the assumption of homogeneity of covariance matrices is not satisfied. The assumption of homogeneity of covariance matrices is satisfied. Covariance among dependent variable are 0. अरे ऐसे कैसे? The assumption of homogeneity of variances is not tenable. अब आपको देखिए यहाँ पर समझना है एक शब्द का अर्थ होमोजेनिटी का, और उसी के साथ साथ एक और क्या है, एक और है आपका हेट्रोजेनिटी का। ठीक है, ये शब्द आपको टेस्टिंग में रिसर्च में बार बार टकराएंगे आपको। होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है, ये इमेज को देखिए, ऐसे आपको जल्दी समझ में आएगा और जीवन में कभी भी आप जो है होमोजेनिटी को आप यहाँ पर भूलेंगे नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, होमोजेनिटी मतलब क्या होता है, यहाँ पे इसका मतलब होता है एक रूपता। यहाँ पर देखिए ये भी एक फीमेल है, ये भी एक फीमेल है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम होमोसेक्सुअल। होमोसेक्सुअल मतलब क्या होता है, एक जैसे ही
लिंग वाले, पुरुष पुरुष भी हो सकते हैं, महिला महिला भी हो सकती है, ठीक है। होमो मतलब क्या होता है, एक जैसा, एक रूपता वाले, ठीक है। और वहीं पे हेटेरो मतलब क्या हो जाएगा, हेटेरो मतलब हो जाएगा आपकी विविधता से इसका मतलब हो जाएगा, हेटेरो मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाता है, ठीक है। होमो मतलब सेम होता है एंड हेटेरो मतलब क्या होता है, अलग अलग होता है। चलिए अब आप देखिएगा इमेजेस में कितनी ताकत होती है कि आप कोई, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आप खुद ही बताएंगे इसका आंसर, अभी देखिए 2 मिनट के अंदर। ऑप्शंस देख लिया आपने। द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोवेरियंस मैट्रिसेस नॉट सेटिस्फाइड, सेटिस्फाइड, और ये जो 2 ऑप्शन और दिए हुए हैं वो क्या बोल रहे हैं, सहपरिवर्ती तालिका की एक रूपता की अवधारणा संतोषप्रद नहीं है। सहपरिवर्ती तालिका की एक रूपता की अवधारणा संतोषप्रद है, आश्रित चरों के बीच सहपरिवर्तन शून्य है, सहपरिवर्तन की एक रूपता की अवधारणा तर्कसंगत नहीं है, अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोवेरियंसेस बोल रहे हैं। चलिए यहां पर देखिए कहां लिखा हुआ है, ओके। सहपरिवर्ती तालिका से द्योतित हुआ है कि 3 प्रकार के प्रतिक्रिया काल, विभाजक वाले ये वाले जो थे, के बीच सहपरिवर्तन की स्थिति समस्त समूहों के बीच लगभग समान ही थी। फिर से पढ़िए, सहपरिवर्ती तालिका से द्योतित हुआ है कि 3 प्रकार के प्रतिक्रिया काल के बीच सहपरिवर्तन की स्थिति समस्त समूहों के बीच लगभग समान ही थी। फिर से पढ़िए, सहपरिवर्ती तालिका से द्योतित हुआ है कि 3 प्रकार के प्रतिक्रिया काल के बीच, 3 प्रकार के कालों के बीच सहपरिवर्तन की स्थिति यानी कि आपकी कोवेरियंस, इंग्लिश में फिर से पढ़ाएंगे अभी, की स्थिति कैसी है, समूहों के बीच लगभग समान थी। अब पढ़िए ऑप्शंस। सहपरिवर्ती तालिका की एक रूपता की अवधारणा संतोषप्रद नहीं है, सहपरिवर्ती तालिका की एक रूपता की अवधारणा संतोषप्रद है, आश्रित चरों के बीच सहपरिवर्तन शून्य है, ये तो कहीं बात ही नहीं की गई, सहपरिवर्तन की एक रूपता की अवधारणा तर्कसंगत नहीं है ना, ये भी ऑप्शन नहीं है। इन दोनों को देखिए, आप यहाँ पे कंफ्यूज होंगे आप, है या नहीं है। आंसर तक आप लगभग लगभग पहुंच ही गए हैं। एक बार अंग्रेजी में भी इसको देख लीजिए, कहा गया, ओके। द कोवेरियंस मैट्रिसेस, है ना, यही पूछ रहा है, अजम्पशन ऑफ कोवेरियंस मैट्रिसेस पूछ रहा है। द कोवेरियंस मैट्रिसेस शोइंग द कोवेरियंसेस अमंग द 3 टाइप्स ऑफ आरटीज वेर फाउंड टू बी क्वाइट सिमिलर फॉर ऑल द ग्रुप्स। मतलब ये भी सेम लड़की, ये भी सेम लड़की, ये भी सेम लड़की, ये भी रिएक्शन टाइम, ये भी रिएक्शन टाइम, ये भी रिएक्शन टाइम, मतलब अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोवेरियंसेस, कई बार वेरिएंसेस भी हो जाएगा, देख लेना सवाल क्या पूछ रहा है। यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, कोवेरियंस की कर रहे हैं, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए, हमारा आंसर होगा द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोवेरियंसेस मैट्रिसेस इज सेटिस्फाइड। लगभग क्या बोल रहे हैं, समान थी, है ना। किसी की 0.8 रही होगी, 0.9 रही होगी, 0.8 रही होगी, है ना, तो यहाँ पे 0.82 रही होगी, तो लगभग लगभग क्या बोलेंगे, इसको हम समान ही बोलेंगे, ठीक है। तो द अजम्पशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ कोवेरियंस मैट्रिसेस इज सेटिस्फाइड, द अबव इंफॉर्मेशन से हमको ये ज्ञात होता है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं वहां पर, जो हमने निकाला था लगभग लगभग क्या थे, एक जैसे ही वहां पर थे। चलिए अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट क्राइटेरियन, ध्यान रखना है 2 शब्दों को आपको, होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी, ठीक है। आगे आप टेस्टिंग वगैरह में, आपको रिसर्च वाले में, है ना, आइटम्स वगैरह की जहां बात करेंगे, होमोजेनियस आइटम्स हो गए, हेट्रोजेनियस आइटम्स हो गए, समझ में आ रहा है आपको। होमोजेनियस आइटम्स मतलब क्या है, सब एक ही ट्रेट को मेजर कर रहे हैं, हेट्रोजेनियस आइटम्स मतलब अलग अलग भी वहां पर हो सकता है, ठीक है, ओके। Which of the following test criterion is more appropriate than the others? रॉयस क्राइटेरियन, विल्क्स क्राइटेरियन, हॉटलिंग्स क्राइटेरियन, पिल्लेस क्राइटेरियन। देखिए मनोवा के अंदर आपके ये 4 प्रकार के यहाँ पे दिए हुए हैं, होते हैं, मान लीजिए आप इसको, मनोवा के अंदर ये 4 चीजें होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे इसके इस प्रश्न के अंदर चूंकि आपका डिजाइन क्या है, चूंकि आपका डिजाइन अनबैलेंस्ड है, तो अनबैलेंस्ड के लिए हम क्या करते हैं, हम पिल्लेइस का क्राइटेरियन को इस्तेमाल करते हैं। हमारा डिजाइन कैसा है, अनबैलेंस्ड है, 297 ग्रुप्स, मतलब 297 लोग 6 ग्रुप में नहीं आ सकते हैं, ठीक है। 297 लोग 6 ग्रुप के अंदर नहीं आ सकते, तो हमारा कैसा है, पिल्लेइस क्राइटेरियन का हम इस्तेमाल करते हैं जब भी हमारे पास कैसा है, यहाँ पर अनबैलेंस्ड डिजाइन है, ठीक है। तो रॉयस के अपेक्षा, विल्क की अपेक्षा, होटलिंग के मापदंड के अपेक्षा हम क्या करेंगे, इसका इस्तेमाल करेंगे, हम पिल्लेइस क्राइटेरियन को इस्तेमाल करते हैं, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। पिल्लेइस क्राइटेरियन को हम पहले प्रेफरेंस देंगे जब हमारा क्या है, जब हमारा यहाँ पर अनबैलेंस्ड डिजाइन है तब, ठीक है। तो ये था आपका चौथा सवाल। अब देखते हैं यहाँ पर अंतिम सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन कैन बी कॉन्फिडेंटली ड्रॉन फ्रॉम द अबव स्टडी। किसको हम बोल सकते हैं, मेन इफेक्ट ऑफ नॉइज इज सिग्निफिकेंट, मेन इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस इज सिग्निफिकेंट, नॉइज इनटू स्ट्रेस इंटरेक्शन इज सिग्निफिकेंट, द मेन इफेक्ट ऑफ नॉइज स्ट्रेस एंड इंटरेक्शन इफेक्ट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। तो ये क्या होना चाहिए यहाँ पे इसका आंसर, तो आप बताइए, आपने पूरा पढ़ा, यहाँ पर पूरा रामायण पढ़ी आपने पैराग्राफ में, तो कहीं भी आपने मेन इफेक्ट की बात सुनी क्या, कि मेन इफेक्ट इतना पाया गया, मूल रूप से जो प्रभाव था वो इतना पाया गया, ठीक है, नहीं। लेकिन आपने एक लाइन देखी एंड में, और वो एंड में कौन सी लाइन थी, जरा देखिए, यहाँ पर आपको आंसर वहीं पे छुपा हुआ है। क्या बोल रहे हैं, वन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग वाज दैट द स्ट्रेस
मॉडरेटेड द इफेक्ट ऑफ नॉइज लेवल ऑन रिएक्शन टाइम। स्ट्रेस ने क्या किया, मॉडरेट किया नॉइज को, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल 1, इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2। ठीक है, डीवी क्या है आपका, रिएक्शन टाइम है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या किया उसने, नॉइज लेवल और स्ट्रेस के बीच क्या देखने मिला हमको, यहाँ पर इंटरेक्शन देखने को मिला। ठीक है, याद करिए वहां पर जब हम देख रहे थे एक्सरसाइज जिम फूड वाला एग्जांपल, तो यहाँ पे क्या बताया था आपको, मेन इफेक्ट क्या होता है, एक आईवी का दूसरे पे क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे हमको दिया हुआ है लास्ट लाइन में क्या है कि नॉइज इनटू स्ट्रेस का इंटरेक्शन हमको सिग्निफिकेंट देखने को मिला इसके अंदर। ठीक है, ये जो स्टडी ऊपर दी गई थी इसके अकॉर्डिंगली क्या देखने मिला हमको, यहाँ पर ये देखने को मिला। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, नॉइज इनटू स्ट्रेस इंटरेक्शन इज सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको अपना पुराना ज्ञान भी लगाना है जो आपने पढ़ा है रिसर्च सीरीज के अंदर, प्लस जो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको भी आपको नोट करते जाना है, ताकि आप जो है और इसमें मैच्योरिटी आपकी आती जाए। ठीक है, तो इसी के साथ यहाँ पर जो है हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर। ठीक है, आसान सवाल है, बन जाएगा ये वाला। अ लीडिंग बिजनेस स्कूल, इसको पढ़ लीजिएगा। प्रोजेक्ट इंचार्ज रोड 30 आइटम्स लिखे गए पहले। ईच आइटम हैड 5 अल्टरनेटिव आंसर, वन ऑफ विच वाज करेक्ट। मतलब किस प्रकार का है, द्विपंथिक है, डाइकोटोमस है। ही एडमिनिस्टर्ड दीस 30 आइटम्स टू अ सैंपल ऑफ 250 स्टूडेंट्स, पहले 250 पे किया गया। फॉर आइटम एनालिसिस, मध्य विश्लेषण के बाद आइटम रिमाइंडर कोरिलेशन कंप्यूट किया गया। आइटम रिमाइंडर किसके लिए करते हैं हम, बताया हुआ है आपको, है ना, पहले ही पढ़ते साथ नोट कर लेंगे। द आइटम एनालिसिस रिटेन 25 आइटम, बाद में कितने बचे हमारे पास, 25 बचे। 25 आइटम वजन वाज एडमिनिस्टर्ड टू अ फ्रेश सैंपल ऑफ 300 स्टूडेंट, क्रॉस वैलिडेशन किया यहाँ पर हमने। 3 रिलायबिलिटी क्वेश्चन निकाली, स्प्लिट हाफ, क्रोनबाक और ये सब निकाली। द क्रोनबाक अल्फा वाज फाउंड टू बी 0.7 मिला हमको। द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वाज आल्सो कंप्यूटेड विद अ टाइम इंटरवल ऑफ 8 वीक्स इन 2 एडमिनिस्ट्रेशंस यूजिंग द सेम सैंपल। द टेस्ट रीटेस्ट कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.26। कितना मिला हमको, यहाँ पे देखिएगा, आपको जो बताया था लास्ट लेक्चर में, टेस्ट रीटेस्ट कितना देखने मिला हमको, 0.26 का हमको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कितना देखने मिला है, 0.26 का हमको देखने मिला है। सिग्निफिकेंट है 0.001 लेवल पे। द स्कूल authorities pleased with the efforts of the project in charge asked him to add similar items and develop a 75 item version। कितना आइटम वर्जन बोला है, 75। कितना था ओरिजिनल, 25। कितने टाइम्स बोल रहा है यहाँ पर, देखते हैं इसको। यहाँ पर सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है which of the following correlation is most suitable for computing item remainder correlation। अब ये तो आपको बताने की आवश्यकता नहीं है, सही आंसर क्या है, सही आंसर है आपका पॉइंट बाय सीरियल, है ना। आइटम रिमाइंडर के लिए, आइटम टोटल के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं हम पॉइंट बाय सीरियल का इस्तेमाल करते हैं। और उसी के साथ इंटर आइटम के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, वहां पर 5 कोएफिशिएंट का इस्तेमाल करते हैं। बड़ा ही आसान था, बन गया ये वाला आपको। चलिए अब यहाँ पे देखिए, द कंप्यूटेशन ऑफ KR रिलायबिलिटी इज क्वेश्चनेबल इन द अबव स्टडी। ठीक है, और KR रिलायबिलिटी इज सुटेबल फॉर टेस्ट विद डाइकोटोमस आइटम, बिल्कुल सही बात है, ये तो सही है, हमको मालूम है। ठीक है, आर जो है वो सही है, KR रिलायबिलिटी इज सुटेबल फॉर टेस्ट विद डाइकोटोमस आइटम। जब भी हमारे पास कैसे आइटम होंगे, डाइकोटोमस। ये वाला डाइकोटोमस क्यों है, हमने क्या देखा, ऑप्शन 4-5 जितने भी है, आंसर करेक्ट केवल कितना है, एक का आंसर करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास डाइकोटोमस आइटम्स है हमारे पास, तो KR रिलायबिलिटी होगी। द कंप्यूटेशन ऑफ KR रिलायबिलिटी इज क्वेश्चनेबल इन द अबव स्टडी। क्यों क्वेश्चनेबल, बिल्कुल क्वेश्चनेबल नहीं है। ठीक है, हमको डाइकोटोमस आइटम है तो KR तो निकालेंगे ही हम यहाँ पर। ठीक है, तो A होता है फॉल्स आपका यहाँ पर, B होता है ट्रू, मतलब R आपका ट्रू है। A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। ठीक है, A आपका गलत है यहाँ पर, लेकिन R आपका सही है। KR रिलायबिलिटी और क्रोनबाक अल्फा क्या होते हैं, जब भी डाइकोटोमस आइटम्स होंगे आपके क्या होंगे, यहाँ पर सिमिलर वैल्यूज इनकी आएंगी। ठीक है, तो ये भी आसान सवाल है, पहले आपने किया हुआ है। चलिए अब देखते हैं आगे, आपको यहाँ पर द अबव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड्स एन एविडेंस फॉर unsatisfactory test retest reliability, satisfactory test retest reliability, acceptable internal consistency, unacceptable internal consistency reliability। अब यहाँ पे देखिए एक शब्द को जो आपको मालूम है ऑलरेडी, वो है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। क्या क्या आता है, स्प्लिट हाफ पढ़ाया हुआ है, क्रोनबाक अल्फा और आपका कूडर रिचर्डसन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कितनी वैल्यू दी है उन्होंने, शायद आई गेस 0.7 दी हुई है। ठीक है, तो 0.7 देखिए कितना रहता है, 1 से लेके 1 तक रहता है, -1 1 0 to 1 यहाँ जो भी है। ठीक है, 0.7 मतलब 1 के बहुत करीब है आपका कोरिलेशन यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है आपका, इसको हम एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो एक्सेप्टेबल इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी है यहाँ पर। ठीक है, मतलब सिंपली क्या है आपका, ये जो है इसके इस टेस्ट के मध्य में, इस टेस्ट के मध्य में क्या है आपका कोरिलेशन है, वो कितना आ रहा है आपका 0.7। तो अब बताइए 0.7 का सहसंबंध अच्छा होता है या खराब होता है, 0.7 लगभग लगभग अच्छी बात है ना, कि दोनों जो चीजें यहाँ पर मेजर हो रही है। ठीक है, तो 0.7 का एक अच्छा स्कोर है, तो हम क्या करेंगे, एक्सेप्टेबल इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी, क्योंकि वैल्यू कितनी है हमारे पास 0.7 है। ठीक है, 0.7 है किसके लिए, क्रोनबाक अल्फा के लिए। तो क्रोनबाक अल्फा हो या कूडर रिचर्डसन, बात एक ही है ना, दोनों की एक ही की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 0.7 वैल्यू दी हुई है हमको, तो क्रोनबाक अल्फा कूडर रिचर्डसन क्या है हमारे लिए, इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी तरह काम करते हैं, तो ये क्या है, एक्सेप्टेबल है हमारे लिए। ठीक है,
उसी के साथ देखिए यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर ये तो हमको नहीं पता। तो यहाँ पर देखिए जब भी आपको टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बात हो, पहले पैराग्राफ को देखिए। यहाँ पर पैराग्राफ आपसे क्या बोल रहा है, पैराग्राफ आपसे यहाँ पर ये बोल रहा है कि उन्होंने क्या किया। अच्छा, ये तो मालूम है आपको टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी होते क्या है। द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी वाज आल्सो कंप्यूटेड विद अ टाइम इंटरवल ऑफ 8 वीक्स इन 2 एडमिनिस्ट्रेशंस यूजिंग द सेम सैंपल। द टेस्ट रीटेस्ट कोरिलेशन वाज फाउंड टू बी 0.26। तो अब आप ये बताइए 0.26 का कोरिलेशन अच्छा है या खराब है। आंसर खुद है आपके पास, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना। 0.26 कोई कोरिलेशन है ही नहीं। एक तरफ आपको 0.7 मिल रहा है और एक तरफ आपको 0.26 मिल रहा है, तो आप समझ रहे हैं ना क्या चीज हो रही है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, द टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी जो कंप्यूट की गई, टाइम इंटरवल कितना था, 8 हफ्ते का था। मतलब एक टेस्ट आज दिया गया, अगला टेस्ट जो है 8 हफ्ते बाद दिया गया। इन दोनों को जब कोरिलेट किया गया तो कितना आया वैल्यू, 0.26 आया। ठीक है, तो 0.26 सिग्निफिकेंट एट 0.001 लेवल। तो ये इसको हम क्या करेंगे, इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आंसर तक आप ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, आंसर क्या होगा आपका यहाँ पर, आपका होगा एक्सेप्टेबल इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। ठीक है, सीन ऑप्शन का, और उसी के साथ साथ अनसेटिस्फैक्टरी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी, है ना। ये दोनों जो है आपके आंसर है, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर आपका जो आंसर है वो सही होता है। एक बात और आपको ध्यान रखनी है, जब भी हम टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बात करेंगे, यानी कि परीक्षण पुनः परीक्षण विश्वसनीयता की जब भी हम बात करते हैं, परीक्षण पुनर्परीक्षण की जब भी हम बात करते हैं, तो 0.30 के ऊपर कोई हम जो है महत्वता देते हैं। ठीक है, जब भी अगर मान लीजिए आगे भविष्य में सवाल कभी आता है कि 0.30 से ऊपर की है तो उसको हम सेटिस्फैक्टरी मान लेंगे। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन 0.30 से कम है तो उसको हम बिल्कुल ही नकार देंगे। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, सेटिस्फैक्टरी कब होगी, जब 0.30 या उसके ऊपर होगी। ठीक है, कौन सी, टेस्ट रीटेस्ट वाली। ठीक है, यहाँ पे इंटरनल कंसिस्टेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, 0.30 के अबव प्लस कौन सी वाली, आपकी टेस्ट रीटेस्ट रिलायबिलिटी की बात हो रही है। ठीक है, परीक्षण पुनर्परीक्षण की बात हो रही है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। अब देखिए अगला सवाल, ये भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, स्प्लिट हाफ अलग रहती है, क्रोनबर्ग अल्फा और रिलायबिलिटी जो सेम रहेगी। तो आप इसको यहाँ पर सही जो ऑप्शन है उसको आप मार्क कर देंगे एंड व्हाट्सएप पे आप इसको सबमिट कर देंगे। ठीक है, ओके। अब देखते हैं, 4 सवाल हो गए। अब ये सवाल जो देखिए यहाँ पर, if the project in charge develop a 75 item version by adding similar items, what would be the expected Cronbach alpha। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि नया क्रोनबर्ग अल्फा क्या होगा, क्या हम एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, आपको देखिए एक चीज मालूम है कि जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप टेस्ट की लंबाई बढ़ाते हैं, जब भी आपकी टेस्ट की लेंथ इंक्रीज होती है, आपकी रिलायबिलिटी और वैलिडिटी दोनों क्या होती है, इंक्रीज होती है। मतलब जितना लंबा आपका टेस्ट जाएगा उतना आपका ये इंक्रीज होता जाएगा। खैर ये थ्योरी का पार्ट है। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे हैं, डेवलप अ 75 आइटम वर्जन। पहले कितना वर्जन था उसके पास, यहाँ पर देखिए पहले कितना वर्जन था, परीक्षण के 25 मध्य प्रारूप को 300 विद्यार्थियों के नए प्रतिदर्श को दिया गया। कितने आइटम्स है यहाँ पर, 25 आइटम्स है आफ्टर आइटम एनालिसिस। ठीक है, मध्य विश्लेषण में 25 मध्य रखी गई। अब जो नया है कितनी है, 25 है, 25 को आप काउंट करेंगे। आइटम एनालिसिस के बाद जो होता है उसको काउंट करते हैं। ठीक है, और अन्यथा अगर एनटीए गलती नहीं करता है तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितने आइटम्स है, 25। अभी कितने बनाने हैं, उसको नए करने हैं 75। तो क्या कर रहा है वो, 25 प्लस 25 प्लस 25, 1 2 3, क्या कर दिया उसने, ट्रिपल कर दिया लेंथ को, है ना। लेंथ को क्या कर दिया उसने, ट्रिपल कर दिया। तो वो जैसे 25 आइटम थे क्या करेगा, वैसे ही और 25 आइटम और 25 आइटम क्या कर देगा, वहां पे उसको ऐड कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एक्सपेक्टेड क्रोनबर्ग अल्फा पूछा है। क्या पूछा है, एक्सपेक्टेड क्रोनबर्ग अल्फा हमारा यहाँ पर कितना होगा। हमने देखा था, अगर मान लीजिए 25 से बोलता है वो, क्या कर देते हैं हम यहाँ पर आइटम 12 या 12.5 आइटम करने हैं, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो क्या करते हैं हम, अल्फा अपॉन 2 माइनस अल्फा वाला जो फॉर्मूला है उसको लगा देते हैं, जो लास्ट लेक्चर में देखा था आपने। यहाँ पर देखिए क्या बोल रहा है, एक्सपेक्टेड क्रोनबर्ग अल्फा के लिए 75 आइटम वर्जन है हमारे पास, 3। अब हमारी जो वैल्यू है, एन की वैल्यू कितनी हो गई है, यहाँ पर 3 हो गई है। ठीक है, हमको क्या करना है, लेंथ को 3 टाइम्स करना है। यहाँ पर 25 इंटू 25 इंटू 25, 25 इंटू 3 कितना होता है, 75। ठीक है, तो हमारी एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, एन की वैल्यू है आपकी 3 यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए जब भी आपकी टेस्ट की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब भी आपकी परीक्षण की लंबाई जो है वो बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, एन अल्फा अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1 अल्फा। बस इसको आप लगा दें, आंसर आप इसको निकाल देंगे एंड जो भी इसका आंसर आता है उसको आप व्हाट्सएप पे सबमिट कर दें। ठीक है, व्हाट्सएप पे आप सबमिट कर दें इसका जो भी आंसर है। एन अल्फा अपॉन 1 प्लस एन माइनस अल्फा। अल्फा क्या है यहाँ पे, अल्फा आपका जो ओल्ड वाला क्रोनबर्ग अल्फा है, या इसको ओल्ड अल्फा भी बोल सकते हैं, एन ओल्ड अल्फा अपॉन 1 प्लस एन माइनस 1, 1 प्लस एन माइनस 1 ओल्ड अल्फा। जो भी आपको बोलना है उसको बोल के आप इसका आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो इस हिसाब से आपका ये प्रश्न भी सॉल्व हो जाएगा, इसका आंसर भी आपको बन जाएगा। दोनों फॉर्मूले आपको, जब टेस्ट की लेंथ हम क्या करेंगे, हाफ करेंगे, तो ध्यान रखना है कौन सा फॉर्मूला लगेगा। जब हम टेस्ट की लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं, है ना, तो अभी यहाँ पे 75 दिया है, मान लीजिए यहाँ पर 125 दिया होता तो क्या करते, n की वैल्यू कितनी रख देते हैं आप, वहां पर n की वैल्यू वहां पर 5 रख देंगे और नया क्रॉनबर्ग अल्फा वहां पर आप निकाल लेंगे। ठीक है, तो जैसे जैसे टेस्ट की लेंथ बढ़ेगी वैसे वैसे आप जो है फॉर्मूला लगाते जाएंगे। फॉर्मूला क्या है, फिर से देखिए, n अल्फा अपॉन 1 प्लस n माइनस अल्फा, इस फॉर्मूले को लगाएंगे, आपको इसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं।